हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका बड़े ही आराम से स्विमिंग पूल के किनारे पर बने एक छोटे से जॉगिंग ट्रैक पर टहल रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक भारी करारी आवाज़ पड़ी। हेलो मिस अनिका। इस भारी आवाज़ को सुनकर अनिका ने जब हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो स्विमिंग सूट पहना एक बड़ा ही स्टाइलिश 30 से 40 साल की उम्र का एक आदमी अपने हाथ में बाथरोब पकड़े अनिका की ओर चलकर आ रहा था। अनिका ने जैसे ही उस आदमी का पहनावा देखा, अनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उस आदमी ने सिर्फ स्विमिंग सूट पहन रखा था। हालांकि उस आदमी ने अपने हाथ में बाथरोब पकड़ रखा था, मगर उसने शरीर पर ना के बराबर कुछ पहना था। उस आदमी का पहनावा देखकर कोई भी लड़की की यही हालत होती जो अनिका की थी। अनिका ने जैसे ही मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा, अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिन को ज्यादातर वक्त जिम में गुजारता था। स्टाइलिश बॉडी, क्लीन शेव लुक और उस आदमी के बोलने चालने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी किसी फैशन मैगजीन का मॉडल था। याददाश्त खो जाने के बाद अनिका ने इस आदमी को कहीं देखा नहीं था और अनिका ये नहीं जानती थी कि ये आदमी जो धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आ रहा था वह अनिका के अतीत से सचमुच जुड़ा भी था या नहीं, या ये कोई अनजान आदमी था जो स्विमिंग पूल के किनारे पर टहल रही खूबसूरत लड़की को देखकर सिर्फ उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे अप्रोच कर रहा था। मगर अनिका कहीं न कहीं मन ही मन घबराहट भी महसूस कर रही थी, क्योंकि उस आदमी ने अनिका का नाम पुकारा था। अनिका के दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर उस आदमी ने उसका नाम कैसे ले लिया था। क्या वो उसे जानता था या फिर उसका अनिका या रोहित के साथ कोई कनेक्शन था। अनिका यही सब सोच रही थी। इसी बीच अनिका ने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आगे कदम बढ़ा रहा था और उसके बिल्कुल पास आकर उस आदमी ने कहा, हेलो अनिका, क्या आपने मुझे पहचाना? उस आदमी ने अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया था, मगर अनिका उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सामने खड़े आदमी को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। न ही अनिका उस आदमी को इस तरह देखने में कंफर्टेबल महसूस कर रही थी और न ही बात करने में। इससे पहले कि वो आदमी अनिका की ओर कुछ कह पाता, अनिका का एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर अनिका के पास आया और उस आदमी को अनिका की ओर आगे बढ़ने से रोकते हुए कहने लगा, सर एक्सक्यूज़ मी, इस तरह मैडम किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको मैडम से दूर रहना होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उस आदमी के हाथ को अनिका की ओर बढ़ा हुआ देखकर अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को दूर रहने का इशारा किया। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक छोटी सी बंदूक थी, जिस पर गार्ड ने अपना एक हाथ रखा था ताकि इमरजेंसी होने पर वो गार्ड तुरंत अपनी सेफ्टी होल्डर से गन को निकाल सके। इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट था। उस सिक्योरिटी गार्ड को इतना अलर्ट देखकर सामने खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा और कहा, रिलैक्स रिलैक्स, मैं मारवा खानदान का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त हूँ। मेरा नाम है सागर सन्याल। सागर सन्याल का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया। अनिका की ओर एक आदमी को बढ़ता हुआ देखकर बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, मगर जैसे ही सभी लोगों ने सागर सन्याल का नाम सुना तब सभी लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए। सागर सन्याल और कोई नहीं बल्कि देश की रूलिंग पार्टी के लीडर प्रेम सन्याल का इकलौता बेटा था। ये माना जाता था कि सागर सन्याल देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के हर खूबी रखता था। साथ ही यह भी कहा जाता था कि सागर सन्याल और योगराज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। हालांकि बचपन में दोनों ने काफी वक्त साथ में गुजारा था, मगर जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में एक ऐसी कंपटीशन का दौर शुरू हुआ कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। कभी सागर सन्याल योगराज को पीछे पछाड़ने के लिए कूटनीतियों का इस्तेमाल करता, तो कभी योगराज सागर सन्याल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। योगराज के पास एक तरफ लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा था। स्वर्गीय दमयंती देवी के नाम पर कई लोग
योगराज के साथ जुड़ना चाहते थे और योगराज को अपना मसीहा समझते थे। वहीं सागर सन्याल के पिता प्रेम सन्याल पार्टी में काफ़ी ऊंची पोजीशन पर थे। उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। जब रोहित मारवा के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने आसपास नज़र घुमाई तो उन्होंने देखा कि सागर सन्याल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने हाथों में हथियार लेकर सागर पर होने वाले किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छी तरह से जान गए थे कि वो किसी भी हालत में सागर सन्याल की गैंग के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकते। ये दो हाई प्रोफाइल गुटों के बीच का मामला था और उन्हें बड़ी बारीकी और मैच्योरिटी के साथ काम लेना था। जब सागर ने देखा कि सिचुएशन पूरी तरह से उनके कब्जे में थी तो सागर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बाथरोब अपने सामने से हटाकर स्विमिंग पूल के किनारे पर पड़ी एक बड़ी सी रिक्लाइनिंग चेयर पर फेंक दिया। सागर ने सिर्फ एक छोटा सा स्विंग सूट पहन रखा था। सागर धीरे धीरे अनिका के पास आने लगा। अनिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी और अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सागर सन्याल के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोके। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने हिम्मत करते हुए अनिका और सागर के बीच में आकर कहा, सागर सर, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वह इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। हमारे सर अभी कुछ ही देर में जाग जाएंगे, आप कहें तो। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स आगे कुछ बता पाता, सागर ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, अरे तुम्हारे सर से मुझे कोई काम नहीं है, हम तो आपकी मैडम से मिलना चाहते हैं। सागर की बातों में एक अजीब सी बेहूदगी थी। उस बेहूदगी को महसूस करते हुए अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ने सागर सन्याल से कहा, सर माफ़ कीजिएगा, मैडम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनको यहाँ से जाना होगा। पर उस गार्ड ने देखा कि सागर अभी भी अजीब तरह से अनिका की ओर देखे जा रहा था। ये देख गार्ड ने फिर से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, इस वक्त मैडम किसी से नहीं बात कर पाएंगी। ये सब सुनने के बाद सागर ने फिर से उस गार्ड को चुप कराते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी मैडम पूरी तरह से याददाश्त खो चुकी हैं, मगर इतना याद रखना कि तुम्हारी मैडम पागल नहीं है। अच्छे बुरे की समझ तुम्हारी मैडम को अच्छी तरह से है। मैं बस कुछ देर के लिए तुम्हारी मैडम से बात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात थोड़ी सी पर्सनल है, इसलिए मैं तुम्हारी मैडम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो दूर खड़े रहकर पहरा दे सकते हो, और वैसे भी तुम मुझे अच्छी तरह से देख सकते हो। मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ, न तो मेरे पास कोई हथियार है और न ही मेरे कपड़ों के अंदर कोई हथियार छुपा रखा है, क्योंकि मैंने तो कपड़े पहने ही नहीं। ये कहने के बाद सागर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सिक्योरिटी गार्ड को देखकर कहा, देखो तुम चाहो तो चेक कर लो। सागर का ये बेहुदा किस्म का जेस्चर देखकर सिक्योरिटी गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भले ही रोहित मारवा की ताकत के सामने सन्याल परिवार की ताकत कुछ भी नहीं थी, मगर ऐसा नहीं था कि सन्याल परिवार की ताकत को नज़रअंदाज किया जा सकता था। सिक्योरिटी गार्ड को सागर सन्याल की एक बात बिल्कुल सही लगी कि सागर सन्याल इस वक्त बिल्कुल निहत्था था। वो चाहकर भी अनिका पर हमला नहीं कर सकता था, और फिर अगर उसने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो रोहित के सभी सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूकों की कमी नहीं थी। इसलिए सागर सन्याल की जिद के सामने घुटने टेकते हुए अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, सागर सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम लोग यहीं कुछ दूरी पर खड़े हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका ने सागर और अपनी पीठ पर रखी थी। सागर ने जिस तरह का लिबास पहना हुआ था उसकी वजह से अनिका सागर की ओर देखना नहीं चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड अनिका के कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। सागर ने जब देखा कि वो अनिका से बिना किसी के सुनने में आए बात कर सकता था, तो सागर ने धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाए। सागर सन्याल को अनिका को ऊपर से नीचे तक कुछ देर तक घूरता रहा। जब अनिका ने देखा कि उसके पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो अनिका ने मुड़कर देखा, मगर सागर अनिका के इतने करीब खड़ा था कि अनिका ने जब सागर को मुड़कर देखा तो वो चौंक गई और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अनिका ने डरकर अपने कदम पीछे हटाए। तभी सागर ने अनिका से कहा, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेहद खूबसूरत हैं और यह बात जायज़ है कि कई लोग आपकी खूबसूरती की वजह से आपसे दोस्ती करने के लिए
आपको अप्रोच कर चुके होंगे। हाँ, अगर आप उस रोहित मारवा की बीवी न होती तो मैंने भी ज़रूर ये कदम उठाया होता। सच कहूँ तो मैंने आज तक कई सारी मॉडल्स को डेट किया है। उनमें से कईयों ने इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट जीते हैं, मगर सच कहता हूँ मैंने आप जितनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। पता नहीं रोहित जैसे इंसान के नसीब में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सागर की इन बातों का क्यों जवाब दे। तभी सागर ने एक लंबी सांस अपने शरीर में लेते हुए अनिका से कहा, चलिए छोड़िए, रोहित कितना लकी है और मैं कितना अनलकी हूँ। हम इस बारे में चर्चा करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप ये सब कुछ ढोंग कर रही हैं या फिर आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच है। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सचमुच अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई हैं तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी याददाश्त इस वक्त आपके साथ होती तो ज़रूर आपके मन में मेरे लिए एक ऐसी राय होती जो ज़्यादातर लोगों के मन में मेरे लिए है, यानी कि सागर सन्याल एक अय्यासी किस्म का आदमी है। अलग अलग लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सारे के सारे शौक मेरे हैं। मगर जहाँ मेरे अंदर 10 बुरी आदतें हैं, मेरी एक अच्छी आदत भी है। जानती है वो क्या है? अनिका हैरानी से इस अजीब आदमी की बात सुन रही थी। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपने परिवार से जुड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं। मगर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले आप जिससे जुड़ना चाहती हैं उसके बारे में कुछ सच्चाई भी जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। रोहित को अगर पहचानना है तो वो देखने की कोशिश करो जो वो नहीं दिखाता। रोहित की शक्ल ही इस दुनिया में एक सबसे बड़ा धोखा है। सागर की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि याददाश्त उसकी खोई थी। होश में आने के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने रोहित के बारे में अनिका को कहा था कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी फैमिली उन फैमिलीज में से थी जिनके बारे में यह कहा जा सकता था कि उन्हें किसी की नज़र न लग जाए। रोहित एक आदर्श पिता था, एक आदर्श पति था, एक आदर्श बेटा था और सबसे ज़रूरी बात थी कि रोहित बहुत जिम्मेदार इंसान था जिसने कम उम्र से ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा के उसे बखूबी निभाई थी। हर तरफ लोग रोहित की तारीफें ही किया करते थे, मगर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अनिका के मन में रोहित के लिए ढेर सारी शंकाएं पैदा की थी, जैसे कि श्रेया स्कूल का प्रिंसिपल और अब सागर सन्याल। खुद सागर किसी भी एंगल से एक शरीफ इंसान नज़र नहीं आ रहा था। उसके बात करने का तरीका, उसका ओवर कॉन्फिडेंस और अनिका की तरफ उसकी नज़र, सब कुछ बड़ा ही अजीब था। मगर फिर भी सागर ने अनिका से जो बात कही थी वो बातें सुनकर अनिका कुछ देर सोच में पड़ गई। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, मैं यहाँ आपके और आपके पति के खिलाफ भड़काने नहीं आया हूँ। भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? आपकी तो शादी हो चुकी है, आप 3 बच्चों की माँ हैं। हालांकि इसके बावजूद आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं आपके साथ अफेयर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अनिका ने ये बात सुनी, अनिका ने सागर को गुस्से से देखा। एक तरफ अनिका का मन कर रहा था कि वो सागर से बचकर वहाँ से भाग जाए, पर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अनिका को जानना था कि आखिर सागर उसके पास क्यों आया था और वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। अनिका की बड़ी बड़ी आंखें देखकर सागर ने अपनी छाती पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे अनिका जी, ऐसे मत देखिए वरना मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। सागर की आंखों में बेहूदगी देखकर अनिका ने फिर से अपनी नजरें घुमा ली। दूर खड़े अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तो ये नहीं सुना था कि सागर अनिका के साथ क्या बातें कर रहा था, मगर वो इतना जरूर जानते थे कि अगर सागर ने अनिका के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या उस पर किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश की तो वो सागर के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। कुछ देर खामोश रहकर सागर बस अनिका को देखता रहा। उसके बाद जब अनिका की सांसें कुछ तेज होने लगी तब सागर ने अनिका के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, क्यों न हम एक डील करें। जैसे ही सागर ने डील की बात कही, अनिका ने मुड़कर सागर की ओर देखा। सागर ने अनिका से कहा, देखिए अनिका जी,
रोहित मारवा की असलियत को पहचानने में मैं आपकी कुछ मदद करूंगा और कुछ मदद आप मेरी दीजिएगा। अगर रोहित के दामन पर कोई दाग नहीं तब तो आपको अपनी फैमिली मुबारक हो, लेकिन अगर रोहित दूध का धुला ना हुआ और मेरा शक सही निकला तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? अनिका हैरानी से सागर को देखने लगी। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि सागर क्या कहना चाहता था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर सागर ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, मुझे शक है कि रोहित शराफत का लिबास ओढ़े एक शैतान है जिसे अपने बिजनेस, प्रॉफिट, नाम, शोहरत और पावर के आगे कुछ नहीं दिखता। रोहित के दादाजी भी कुछ ऐसे ही थे, मगर कहीं ना कहीं रोहित अपने दादाजी से 2 कदम आगे निकला। अपने बिजनेस को सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बनाने के लिए रोहित के दादाजी ने अपने अंदर की इंसानियत पूरी तरह से मार दी थी, मगर उसी बिजनेस को और भी ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाने के लिए रोहित ने अपने अंदर हैवानियत को जन्म दे दिया। ये सब सुनने के बाद अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अनिका के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर चेहरा कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। सागर की बातें सुनकर अनिका की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनिका ने मुड़कर सागर की ओर देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अनिका की आवाज़ सुनते ही सागर ने सीटी बजाते हुए कहा, आह क्या आवाज़ है आपकी, दिल करता है बस आपकी आवाज़ सुनता ही रहूं। सागर ने ये कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वह अनिका को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं उसकी हरकतें देखकर अनिका को अंदर से डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। सागर की हरकतें देखकर अनिका ने फिर से अपना चेहरा सागर से हटा लिया। अनिका का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर सागर ने कहा, देखिए रोहित के बारे में सब कुछ सीधे सीधे बताकर मैं आपके दिल में आपके पति के लिए जहर नहीं भरना चाहता, क्योंकि अब तक मेरे पास भी कुछ बातों का ठोस सबूत नहीं है, मगर मुझे बस शक है और ज़्यादातर मेरे शक कहीं ना कहीं आगे चलकर यकीन में ज़रूर बदलेंगे। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। सागर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका से दबी हुई आवाज़ में कहा, देखिए अनिका जी, इस वक्त न तो मेरे पास अपना कार्ड है और न ही इस वक्त मैं रोहित के आदमियों के सामने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ एक मदद मांगना चाहता हूँ। मदद के बदले एक मदद। मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आपके पति रोहित की वजह से एक एहसान फरामोश नेता जिसका नाम योगराज है, वो मुझे मेरी ही पार्टी में हराकर मेरे पापा की विरासत की कुर्सी हथियाना चाहता है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है और बदले में आपको जो मिलेगा वो है सच्चाई। सागर ने एक बहुत बड़ा खुलासा अनिका के सामने किया था। सागर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से चौंक गई थी। अनिका बड़ी ही हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी की बात सुन रही थी। अनिका का दिमाग पहले से ही कंफ्यूज था। अब सागर की ऐसी बातें सुनकर अनिका और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अनिका की आंखों में अब कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। उसका मन बेचैन हो उठा था। सागर ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा। सागर ने भांप लिया कि इस वक्त अनिका बेहद ही परेशान हो गई है। सागर को अनिका की हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो यहाँ अपनी बात कहने आया था। इस कारण सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से दबी हुई आवाज़ में कहा, देखिए अनिका जी, फिक्र मत कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आज ही के दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। आपकी याददाश्त खो चुकी है, मगर मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूं कि याददाश्त खोने से पहले आप क्या चीज़ थी। आपके जैसा को पता चले आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कैसे अपने फ़ोन में स्टोर करेंगी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके पति के बिना पता चले आप तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं पहुँचा कर रहूँगा, और उस नंबर में मैं ख़ास तौर पर सिर्फ आप ही के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। इतना कहने के बाद सागर अनिका को देखने लगा। उसने इसके बाद आगे कहा, आपके पति से जुड़ी कोई भी ऐसी बात आपको पता चले जो आपको मुझसे शेयर करनी है तो आप बेधड़क कीजिएगा। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आपके पति की सच्चाई आपको बताने के पीछे मेरा भी स्वार्थ है, इसलिए इस डील में किसी का हाथ
किसी के हाथ के ऊपर नहीं होगा, हम दोनों इक्वल रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको मुझ पर भरोसा करना है, मगर हाँ, मुझ पर भरोसा करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अनिका फिर से हैरानी से सागर को देखने लगी। सागर की कत्थई आंखें अनिका को घूर घूर कर देख रही थी। अनिका को सागर की आंखों में एक अजीब सी शरारत नजर आ रही थी। सागर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, मैं स्विंग करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे एक कंपनी देना पसंद करेंगी? अनिका को सागर की बेहुदा बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। काफी वक्त गुजर चुका था। जैसे ही अनिका के सिक्योरिटी गार्ड वापस अनिका और सागर के पास आने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे, सागर ने स्विंग पूल के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद अपनी पीठ के बल स्विंग करते हुए सागर ने स्विंग पूल के अंदर से आवाज लगाते हुए कहा, सो बाय माय फ्रेंड, बहुत जल्द मुलाकात होगी। यह कहते हुए सागर एक तरह से मछली की तरह पानी के अंदर जैसे गायब सा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि बच्चे और सर जाग गए होंगे, हमें ऊपर चलना चाहिए। अनिका अब तक एक बात अच्छी तरह से जान गई थी कि अगर रोहित जाग गया होगा तो जरूर अनिका को कमरे में न देखकर उसने अब तक होटल में अनिका की तलाश जारी कर दी होती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि रोहित अभी भी जागा नहीं था। उसकी बोरियत मिटाने के लिए अनिका ने जितनी वॉक की थी उतनी ही काफ़ी थी। अनिका ये भी जानती थी कि मारवा खानदान की बहू होने के नाते कई लोग अनिका को जानते थे, मगर याददाश्त खो जाने की वजह से अनिका हर किसी को जान नहीं रही थी। इसलिए ज़्यादा देर तक अपने परिवार से दूर रहना भी अनिका के लिए ठीक नहीं था। अनिका अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वापस अपने प्रेसिडेंटल स्वीट्स के अंदर पहुंची। प्रेसिडेंटल स्वीट के अंदर दाखिल होने के बाद अनिका ने धीरे से प्रेसिडेंटल स्वीट का बड़ा सा दरवाज़ा बंद किया। अनिका ने देखा कि अभी भी प्रेसिडेंटल स्वीट के लिविंग रूम में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अनिका ने जब बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो बच्चे गहरी नींद में सोए थे। अनिका धीरे से चलकर रोहित के बेडरूम के पास गई। अनिका को हिचक हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या सीधा दरवाज़ा खोलकर उसे देख लेना चाहिए कि रोहित अभी जागा है या नहीं। दरवाज़ा खटखटाने का मतलब ये होता कि अगर रोहित अभी जागा नहीं था तो उसकी नींद में डिस्टरबेंस हो सकती थी, और अगर अनिका सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाए तो इस बात से कहीं ना कहीं अनिका को झिझक हो रही थी। मगर फिर एक गहरी सांस लेते हुए अनिका ने धीरे से रोहित के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद अनिका धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था, खिड़की के पर्दे बंद थे, जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मगर अनिका ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था, जिसकी वजह से बाहर की रोशनी कुछ कुछ कमरे के अंदर आ रही थी। तभी अनिका का ध्यान रोहित के बिस्तर पर गया। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि बिस्तर के आसपास काफ़ी शराब की बोतलें पड़ी थी। बिस्तर के पास पड़ी एक एस्ट्रे में काफ़ी सारी सिगार बुझी हुई नज़र आ रही थी। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि बिस्तर पर रोहित कहीं नज़र नहीं आ रहा था।